आप लोगों की पढ़ाई? चलिए जल्दी से मुझे बताइए कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है पढ़ाई में? बताइए सबसे पहले मुझे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमने 2 लेक्चर किए हैं अब तक। कैसा लगा आपको? समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए, ठीक है? लेकिन मेहनत साथ में आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरी मेहनत बेकार है, ठीक है? और मैं नहीं करूंगा तो फिर आपकी मेहनत बेकार है। तो मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ पूरी, लेकिन आपको भी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। कुछ लोग फर्स्ट क्लास से हमारे साथ हैं, कुछ लोगों ने कल ज्वाइन किया था नया, हो सकता है कुछ लोगों ने आज भी ज्वाइन किया हो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, एक जबरदस्त शुरुआत हमने की थी पॉलिनोमियल चैप्टर से। मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मरते दम तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप मैथ्स में कुछ करना चाहते हो, ठीक है? सपोज अगर आप आगे जाकर 11th में मैथ्स लेना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आपके खून में होना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए आपको देखते ही कि हाँ पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, सब कुछ पिक्चर बन जानी चाहिए दिमाग में, ठीक है? तो हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल से, ओके? और मैंने बताया था आपको पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैं कुछ पूछूंगा आपसे, आपको जवाब देना है, ठीक है? मैं पूछूंगा आपसे। हमने स्टार्ट किया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। देखते हैं आपको कितना याद है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना रिवीजन किया है। और हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था। अच्छा मुझे बताइए अब लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जल्दी से टाइप कीजिए और बताइए लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1। आयुष सिंह 1, क्या बात है, बिल्कुल। बस बच्चों ऐसे पढ़ाई करते रहिए और मुझे जवाब देते रहिए। आप जब ऐसे जवाब देते हो ना एक अलग से एनर्जी मिलती है, ठीक है? अच्छा बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2। वेरी गुड आयुष सिंह, वेरी गुड। अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल 3। आयुष सिंह 3, क्या बात है। फातिमा 3, वेरी गुड। बस बच्चों इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? एक बार फिर भी मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो भी लोग नए जुड़े हैं उनको पता चल जाए, ठीक है? और मुझे सबके नाम दिखने चाहिए यहाँ पर, सबको पता है आंसर। जो भी मैंने पूछा वो सबको पता है, लेकिन मुझे जवाब एक दो लोगों के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? आप क्लास में है तो आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? आपको भी मजा आएगा, मैं आपका नाम लूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने हाँ पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ा था, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है? और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। और जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मींस 0 1 2 3 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है? अगर उसके अलावा फ्रैक्शन या नेगेटिव अगर वेरिएबल में पावर हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x प्लस बी टाइप, ठीक है? जनरल एक्सप्रेशन उसकी x प्लस बी होती है, क्लियर? फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, उसकी डिग्री 2 होती है। a 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए आपको पता ही है, ठीक है? फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्लियर? वहां पर भी a 0 नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री 3 होती है। फिर हमने बात की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, उनमें सारे क्वेश्चन आप ही ने किए थे, आपने जवाब भी दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा है जानकर कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, क्लियर? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है एक बार फिर से बता देता हूं मैं। अगर हमें किसी p पर पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x को उस p से रिप्लेस कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्लियर? फिर हमने बात की थी जीरो पॉलिनोमियल की। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज कोई ऐसा x में रख दूं पॉलिनोमियल में, सपोज मैं कोई ऐसा x पॉलिनोमियल में रख दूं जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस x को जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, उस x को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ओके? तो ये हमने देखा था थ्योरेटिकली। उसके बाद हम आए थे ग्राफ पर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था हमने। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी हमने जीरो का मीनिंग देखा था, जीरो क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है? तो उसको कैसे समझा था हमने भाई? जब मैंने आपसे पूछा था कि x प्लस 2 का जीरो क्या है, तो आपने उसको कैसे कैलकुलेट किया था? आपने कैलकुलेट कैसे किया था उसको? अप्रोच क्या थी आपकी? आपने px को जीरो के इक्वल कर दिया था, यानी कि x प्लस 2 को जीरो के इक्वल कर दिया था और वहां से सोल्व करके x इज इक्वल टू -2 निकाला था। वो हो गई थी थ्योरेटिकल अप्रोच। और ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या होगी? उसमें भी सेम करेंगे हम। वहां पर आपने px को इक्वल टू जीरो किया था, तो यहाँ ग्राफ पर हम क्या करेंगे? ग्राफ पर हम उस जगह जाएंगे जहां पर px 0 है। और px 0 कहां पर होता है मुझे बताइए कमेंट करके।
px 0 कहां पर होता है ग्राफ में, बताइए जल्दी से। देखिए बात आपके दिमाग में घुसी है नहीं घुसी, मैंने चीख चीख कर बताई थी आपको लास्ट क्लास में। px 0 कहां होता है, एक्स एक्सिस। क्या बात है फातिमा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल सब कुछ। px 0 कहां होता है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं, ठीक है, हम यहाँ पर भी सेम करने वाले हैं। जहां पर भी px 0 है हम वहां जाएंगे और वहां से x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और वो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वही क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो हम कोई भी ग्राफ देख कर बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये वाला ग्राफ बनाने के लिए दिया था, आपने बनाया नहीं बनाया है, सबसे पहले मुझे बताइए किस किसने बनाया, बनाया चलिए बताइए मुझे। और क्या आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और क्या क्या होंगे बताइए मुझे। अगर आपने बनाया है तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ तो आंसर आया होगा, ठीक है। मुझे सही गलत जो भी होगा वो बता दूंगा, पहले बताइए आपने किया या नहीं किया। किया है तो बताइए, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको सीखने को मिलेगा कि अब आप देखोगे कि आपने गलती कहां की, ठीक है। तो मुझे बताइए आपने किया या नहीं किया, जो भी है, यस और नो, बी ट्रूथफुल। कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं किया तो किया है, ठीक है फातिमा किया है आपने। अच्छा बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले आपके, जो भी निकला हो बताइए, जो भी निकला हो बताइए, नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले आपके। और इसने किया है तो वो भी बताइए। बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने निकले हैं। सर सारे px के वैल्यूज निकाला। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने जो ये आपको ग्राफ दिया था, आपने सर ग्राफ ड्रॉ किया या नहीं किया। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 आए, बिल्कुल सही बात है आपकी, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 2 ही आएंगे, ठीक है। और क्या क्या है, क्या आप ये बता सकते हो कि नंबर वो जीरोस जो निकले हैं, ये तो आपने बताई काउंटिंग कितने निकले हैं, क्या क्या निकले हैं पता है आपको, क्या उसको आप वेरीफाई कर पाए क्या क्या निकले हैं, बताइए मुझे। बताइए जल्दी से क्या क्या निकले हैं। 4, अच्छा 4 निकला है, उसके अलावा और कुछ निकला है। 4 एंड 1। चलिए अब चेक कीजिएगा आपने कहा क्या गलती की है या सही किया है, ठीक है, आप खुद ही जज कर लोगे अपने आप को। ओके तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, जिसको जिससे नहीं बनाए, हाँ ठीक है, -1 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट है, आपको मतलब आ गया समझ में, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया या जिन्होंने नहीं बनाया है या जिन्होंने अटेम्प्ट किया है बना नहीं पाए, अब वो देखेंगे। अब मेरे बस सवाल का जवाब देते जाना, ठीक है। ये ग्राफ आप ही को बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, बस आप जो बोलोगे वो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करने वाले हम, अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला केस ले रहे हैं। हमने जो कल ग्राफ बनाए थे वो लीनियर केस वाले थे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, एक्स की अलग अलग वैल्यूज ली थी, उससे पीएक्स की अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, और हमने उन पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट किया था और मिला दिया था, उससे हमें ग्राफ मिल गया था स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर देखते हैं किस टाइप का ग्राफ मिलता है, देखें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज लेंगे इसके लिए, इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे, और मेरे पास पीएक्स की कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और उन्हीं को हम यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए -2 पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट कीजिए, आप ही को करना है, आप जो बताओगे वही होगा, जो भी सही गलत जो भी होगा आप ही डिसाइड करोगे, इसको देखना। -2 पर वैल्यू बताइए मुझे क्या होगी, और सब लोग बताएंगे यार, मुझे बस ये एक दो के आंसर आ रहे हैं, सब लोग बताइए जितने मुझे दिख रहा है, बहुत लोग ऑनलाइन है, बहुत लोग देख रहे हैं। अगर देखिए दो बातें होती है, या तो समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। अगर मैंने बोला है कि -2 पर वैल्यू बताइए, तो या तो आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, तो जो भी आंसर दो, क्वेश्चन मुझे या तो नहीं आता या फिर आता है, ठीक है। अच्छा आयुष राज बता रहे 2, और फातिमा बता रही है 6। आयुष राज एक बार चेक कीजिए क्या वैल्यू आ रही है सही से, माइनस का ध्यान रखिए, यहाँ पर गलतियां माइनस में होती है, माइनस का ध्यान रखिए। और लोग भी बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं, हो जाती गलती। 6 बिल्कुल सही जवाब। -2 को जब हम यहाँ पर रखोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 6। -2 को रखिए यहाँ पर, -2 होल स्क्वायर 4, 4 - 4 0, एंड -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। माइनस तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो -2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब -1 को बताइए, कीजिए कैलकुलेट -1 पर, कोशिश कीजिए कि पहली बार में सही आंसर दो,
कोई जल्दी नहीं है अपन को। -1 पर वैल्यू क्या आ रही है? फातिमा बोल रही है 0। अच्छा, और किसी का कोई आंसर? कोई है जो फातिमा को चैलेंज करना चाहेगा कि नहीं 0 नहीं है और कुछ है? कोई है ऐसा? बेटा चैलेंज लीजिए, जिंदगी में चैलेंज लेना पड़ेगा तभी कुछ कर पाओगे। वो स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर, चैलेंज वाली। क्लास में है तो यार मुझे परफेक्ट होना है, मुझे सबसे पहले आंसर देना है, ऐसा ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है 0, चलिए बिल्कुल सही है, -1 पर 0 आ रहा है। ओके, अच्छा 0 पर बताइए, 0 पर बताइए। -4, फातिमा -4। और कोई है? और लोग भी दीजिए जवाब यार। -4 बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या बात है, -4, 0 पर -4। अच्छा 1 पर निकालिए, 1 पर क्या है? बस ऐसे जवाब देते रहिए, बस पता भी नहीं चलता क्लास कब खत्म हो जाती है आप लोगों के साथ, जब ऐसे जवाब देते हो आप लोग। 1 पर बताइए अब। 1 पर बताया -6। और कोई? -6 के अलावा और कुछ आ रहा हो किसी का तो बता सकता है मुझे। 1 पर वैल्यू क्या होगी? और लोग सो रहे हैं क्या? और लोग भी बताइए यार, ये मैथ से अगर आप इसको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, आप अगर घर पे इसको लेटे लेटे देख रहे हैं ना तो लिख के लीजिए, मैथ समझ में नहीं आएगी। मैथ समझ में तभी आती है जब कॉपी पेन हाथ में हो और बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठे हुए हों। अभी तो आपको अच्छा लगेगा मुझे बोल रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, 1 घंटे बाद सब भूल जाओगे अगर खुद ने एफर्ट्स नहीं लगाए तो। ठीक है, यहाँ जो भी चल रहा है वो मेरे एफर्ट से चल रहा है, ठीक है, आपके एफर्ट्स तो लगाना बाकी है आपको। ठीक है, 1 पर वैल्यू आ रही है -6, बिल्कुल सही है। 1 पर वैल्यू आ रही है -6, तो ये मैंने यहाँ पर -6 लिख दिया है। अच्छा अब 2 पर बताइए मुझे वैल्यू। 2 पर क्या होगी? 2 पर वैल्यू बताइए, जल्दी जल्दी बताइए यार, आगे और भी पढ़ना है हमको। 2 पर भी -6 है, बिल्कुल सही, 2 पर भी -6 है। 3 पर बताइए, अब तीनों में बता दिए, 3, 4, 5 क्या क्या वैल्यू होगी, फिर प्लॉट करते हैं इनको। 3 पर बताइए। अच्छा 3 पर -4, फातिमा, हाँ 0। एक डिसाइड कीजिए, -4 है 0 है? -4, -4 भी आंसर आया है, 0 भी आया है सर, 4 पे 0। हाँ 4 पे 0, ठीक है, बिल्कुल सही है। 3 पर -4 एंड 4 पर 0, 3 पर -4 एंड 4 पर 0। 5 पर बताइए, 5 पर वैल्यू, इनको तो आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। 11, एक बार फिर से चेक कीजिए आयुष राज, पहले कॉपी पेन पे सीखिए, उसके बाद तो आप माहिर हो जाएंगे इसमें, देखते बता देंगे। कोई बात नहीं आयुष, हो जाती गलती, बट हाँ आपने अटेम्प्ट किया, मुझे अच्छा लग रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। जो भी गलती करता है ना वही सीखता है। ठीक है 6, 5 पर वैल्यू आ रही है 6, बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। अब मुझे बताइएगा, मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है या डाउन जाना है? सबसे पहला पॉइंट -2,6, बताइए क्या करूं, किधर जाना है, लेफ्ट या राइट? बताइए, -2 के लिए कहां जाऊं, लेफ्ट या राइट? मैंने कल आपको बताया था कैसे पॉइंट्स के पास जाते हैं हम। -2,6, किधर जाना है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, क्या बात है, ठीक है, लेफ्ट में -2 पर हम चलेगा क्योंकि -2 में लेफ्ट में दिख रहा है। अच्छा अब कहां जाना है, अप या डाउन? 6 के लिए टाइप कीजिए डाउन। फातिमा बोल रही डाउन, डाउन में 6 का दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। आयुष राज अप, फातिमा क्लियर कीजिए अपने आप को, हाँ अप, यस, क्योंकि 6 अप में है, यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, -2,6, तो ये मेरा पहला पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, -1,0 बताइए, -1,0 के लिए क्या करेंगे? अच्छा px0 कहां पर है, px0 कहां पर है, ये पॉइंट हमें कहां पर मिलेगा, इसको देखकर बता दीजिए। मैंने 0 वाला केस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था यार, ये बता दीजिए मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा उसमें। 0 कहां पर जाना है मुझे, 0, ये px का कोऑर्डिनेट मुझे 0 देखते ही कहां जाना है, बताइए कहां जाना है, टाइप करके बताइए।
कहां जाना है? सोचिए, बिल्कुल कल वाले लेक्चर को रिकॉल कीजिए, बिल्कुल क्लियर किया था मैंने आपको। एक्स एक्सिस पर ही होगा पॉइंट। क्या बात है, बिल्कुल जो मैं चाह रहा था भैया आंसर दिया है आपने, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर कहां जाना है? जहां पर एक्स -1 है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये मैं इस पे सर्कल भी कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे कि पॉइंट कहां पर है। अच्छा, 0, -4 कहां पर है? अच्छा, अब इस 0 को देख के क्या लग रहा है पॉइंट कहां मिलेगा हमें? बताइए फिर से, इस 0 को देखकर क्या लग रहा है पॉइंट कहां मिलेगा? y पर। क्या बात है, अविनाश सिंह बोल रहे हैं y पर। और y पर कहां मिलेगा? जहां पर -px -4 है। तो px -4 कहां पर है? y पर, ये रहा यहाँ पर है। तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा। क्या बात है, बहुत ही कमाल करते हैं बच्चों आपने। अच्छा, अगला पॉइंट है 1, -6। 1, -6। ठीक है, 1, -6 बताइए कहां चलना है? बताइए जल्दी, लेफ्ट राइट कहां चलना है 1, -6 के लिए? 1 के लिए किधर चलूं? राइट, आयुष बोल रहे हैं राइट, बिल्कुल सही बात। राइट में कितना चलना है? 1 तक। अच्छा, उसके बाद कहां चलना है? अप या डाउन? अप या डाउन? और लोग भी जवाब दीजिए यार, मुझे कुछ ही बच्चे एक्टिव दिखते हैं। इन्हीं बच्चों को मार्क्स अच्छे लाने हैं क्या? और लोगों को नहीं लाने हैं क्या? और लोगों को भी लाने, तो आप भी जवाब दीजिए यार। क्लास में दिखाई तो सही कि हाँ हम भी हैं सर। यही 2 लोग ही नहीं है जो जवाब दे रहे हैं। डाउन, ठीक है, आयुष बोल रहे हैं डाउन। अच्छा, डाउन में कितना जाना है हमें? -6 तक। ठीक है, तो मेरा अगला पॉइंट हो गया ये यहाँ पर। चलिए, अब 2, -6। अब बताइए कहां जाना है 2 के लिए? 2 के लिए कहां जाना है? 2 बस ये बता दीजिए, फिर ये दो ये बाकी मैं प्लॉट कर दूंगा, आपको आ गया समझ में। 2 के लिए अब, अरे 2x2 है, px2 नहीं है। ध्यान से ये भी देखिए कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। 2, राइट, राइट में जाना है हमको 2। ठीक है, ये 2 ये रहा। और -6 कहां पर है? नीचे, तो हमें डाउन चलना है यहाँ पर। तो अगला पॉइंट हमारा आ गया 2, -6 को ये रहा। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी थोड़ी पाबंदियां हैं, और चीजें भी कवर करनी है। चलिए अब आपको आ गया ग्राफ प्लॉट करना है, पॉइंट प्लॉट करना। 3, -4। 3, -4 कहां होगा? देखिए, ये 3 में चला यहाँ पर, और -4 मेरा ये रहा यहाँ पर। तो मेरा अगला पॉइंट आ जाएगा ये रहा 3, -4। क्लियर? चलिए, उसके बाद है 4, 0। px 0 है, यानी कि मुझे पॉइंट कहां मिलेगा? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कहां मिलेगा? जहां x 4 है, यानी कि यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा अगला पॉइंट यहां पर आ गया। उसके बाद 5, 6 के लिए मैं क्या करूंगा? x मेरा 5 है, तो मुझे राइट में 5 चलना है। उसके बाद 6 है, px 6 है, तो मुझे अप चलना है। तो ये मेरा 5, 6 यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने। ठीक है, अब क्या करना है? इन पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, ये बिछड़े हुए 6 भाई मिल गए हमारे। 6 नहीं 7 भाई थे, सॉरी 8 भाई थे। इन सबको मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया यहाँ पर। ये इस तरह से मिलेंगे कुछ, और ये यहां से टर्न मारकर ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको? इस ग्राफ को बोलते हैं बच्चों पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। हिंदी में बोले तो परवल है। ठीक है, पैराबोला बोलते हैं। अच्छा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? बताइए मुझे, कितनी बार कट होता दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे? अगर अब हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 होंगे। क्लियर है? ये क्लियर हुआ या नहीं बताइए मुझे, यस और नो। ये क्लियर हुआ या नहीं? नंबर ऑफ जीरोस 2 आया है। और जीरोस क्या क्या है ये बता सकते हैं आप? जीरोस क्या क्या आए हैं? क्या क्या आए हैं जीरोस, ये बताइए। क्या क्या आए हैं जीरोस? 4 एंड -1, बिल्कुल सही। ये यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर 4, क्योंकि यहीं पर कट कर रहा है। तो इनका मतलब क्या है? ग्राफिकल मीनिंग क्या है? ग्राफ तो बना लिया, मीनिंग क्या है उसको समझो। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं? जहां पर px 0 हो जाए। px 0 कहां पर है? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कहां पर? जहां पर ये ग्राफ इसको कट कर रहा है। x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? -1 एंड 4 पर। तो -1 एंड 4 क्या हो गए? 0 हो गए। तो -1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, हमने एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
तो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा ऐसा ही आए, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा दो बार ही काटे। सर ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है और क्या होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी है, लेकिन वो सब आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th 12th में अगर आप आगे कंपटीशन में जाते हो तो वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, तो देखिए अब ये डिपेंड करता है कि ग्राफ कैसा होगा, किस पर, इन कोफिशिएंट्स पर, कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आई है आपने यहीं से तो निकाली है सब, तो वो इन ए बी और सी पर डिपेंड करेगा, ए बी सी क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉइंट्स आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर अगर कोई भी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये अगर पॉलिनोमियल हैं तो इनसे आपको 6 तरह के ग्राफ मिल सकते हैं, 6 तरह के ग्राफ आपको मिल सकते हैं। कैसे होंगे 6 तरह के ग्राफ वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उन 6 तरह के ग्राफ को हमने 3 केसेस में पार्टीशन किया है उनका। ठीक है, मैं आपको 3 केस बताऊंगा और उनमें 6 ग्राफ एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो पहला केस हम देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, पहला केस देख रहे हैं, इनमें हम 2 ग्राफ देखेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक टाइप का ग्राफ तो इस तरह से होता है जो कि अभी आपको यहां से मिला है। यही ग्राफ आपको इसका एक और भाई ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 केस, इस केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर के 2 केस। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का फोटो दिखे, इस तरह का, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं दोनों में, यहां पर भी 2 हैं, 1 0 2 0, इस केस में भी 1 0 एंड 2 0। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का फोटो दिखेगा तो आप नंबर ऑफ जीरोस कितना लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस आप लिखोगे यहां पर 2। ठीक है, हुआ क्लियर? है बताइए, यस और नो, क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? अभी इतना मत सोचिए सर ये कैसे आएगा, उस पे अभी नहीं सोचना है अपन को, आगे क्लास में सोचेंगे, अभी इतने देखना है आपको। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं अगला केस। अगला केस चलिए मैं इसको रब करके बताता हूँ। आप चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। मैं फिर से एक्सेस करा रहा हूं। अच्छा, अब अगला जो केस होगा ना वो इस तरह से हो सकता है, देखिए ये वाला केस, इसमें मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अभी कैसे आएगा उस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे ये बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस आयुष राज बोल रहे हैं 1, और कोई आंसर, और कोई आंसर? एक्टिव रहिए यार बच्चों, और कोई आंसर? 1 बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहां पर 2 बार कट कर रहा था, यहां पर कट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कट कर रहा है, इसको टच करके जा रहा है, लेकिन इसको टच करके जरूर जा रहा है, यानी कि पीएक्स की वैल्यू 0 तो हो रही है। और कितने पॉइंट पर हो रही है? सिर्फ एक पॉइंट पर। कौन सा है वो पॉइंट जहां पर टच कर रहा है? ये सिर्फ एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा 0 होगा। और अगर नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो नंबर ऑफ जीरो इस केस में कितने होंगे? ये केस 2, केस 2, और इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे पास? 1। ठीक है, तो इस तरह का अगर फोटो दिखे आपको, ये वाला और ये वाला, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बताओगे आप? 1। और इस तरह का फोटो दिखे तो क्या बताओगे? नंबर ऑफ जीरो 2। अब देखिए एक केस और हो सकता है, वो वाला देखते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखते हैं, फिर से बताता हूं मैं।
अब जो अगला केस है हमारा, केस नंबर 3, ये वाला हो सकता है। या तो ग्राफ आपका पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या फिर ग्राफ आपका पूरा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। मैं पूछूं उसके बाद ही बताना, पहले से नहीं बताना है, अदरवाइज मुझे आपका आंसर देखने में कंफ्यूजन हो जाएगा। जीरो बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा जीरो क्यों, इसका रीजन लिख के बताइए मुझे, क्यों है जीरो, जीरो क्यों है? बताइए जीरो क्यों है? एक्स एक्सिस पे कट नहीं किया, क्या बात है, एक्स एक्सिस पर कट भी नहीं किया और टच भी नहीं किया। यहां पर कट कर रहा था, पहले केस जो हमने देखा उसमें क्या था, 2 बार कट कर रहा था। दूसरा केस हमने देखा उसमें 1 बार टच कर रहा था। और तीसरा केस जो हमने देखा उसमें ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर होंगे हमारे पास 0। तो बच्चों ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये 6 ही ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि किस तरह के फोटो होते हैं, और इस तरह के फोटो होने पर, इस तरह का फोटो दिखते हैं, हमें क्या जवाब देना है। 2 बार कट करता है एक्स एक्सिस को तो 2 जीरो, छू के जाता है, ठीक है, तो 1 जीरो। और अगर ना कट कर रहा है ना छू के जा रहा है ना टच करके जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरो होंगे 0। क्लियर? तो अब यहाँ पर आपकी इस एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने आपको लीनियर वाला केस बता दिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला केस बता दिया, अब एक क्यूबिक वाला केस भी है, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्यों नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते वाई एक्सिस पर? बच्चों वाई एक्सिस पर क्यों नहीं, मैंने, अब हम जीरो की स्टडी कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला है कि जीरो कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस पर, इसलिए हम एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें जीरो निकालना है, पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो पॉलिनोमियल का जीरो हमें कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस पर। आप लोग तो बता देते, अभी मैंने पूछा था तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं, ये देखें कि एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस पर भले वो कट करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, वाई एक्सिस पर वो कट करे या ना करे उसका रिलेशन जीरो से है ही नहीं, जीरो का रिलेशन एक्स एक्सिस से, क्योंकि पीएक्स जीरो वहां पर होता है। क्लियर हुआ ऐसा डाउट आपका? क्लियर हुआ? अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको देखना अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, मैंने आपको लीनियर वाला केस करवा दिया, क्यूबिक वाला केस भी करवा दिया, सॉरी लीनियर वाला करवा दिया, क्वाड्रेटिक वाला भी करवा दिया। अब क्यूबिक वाला केस आपको खुद को करना है, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर, आप अब क्यूबिक वाला केस कर लोगे। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, ठीक है, ये भी एग्जांपल एनसीईआरटी का है। इससे पहले कल जो मैंने आपको बताया था 3x+2 y = 3x+2 वो भी आपके एनसीईआरटी में था। तो अब आप उसको भी रीड करिएगा एक बार, ठीक है, तो वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी मैंने बोला है, मैंने बिल्कुल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बोला आपके सामने। तो वहां पर एक क्यूबिक केस भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप ग्राफ पेपर पर बनाकर देखिएगा और उसको भी समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है ना तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो अब हम इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा और आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब ग्राफ्स बनाना शुरू करता हूं और आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो ये रफ कर देता हूं सब कुछ अब। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और विद रीजन। रीजन लिखना है बिल्कुल वर्ड्स में, क्योंकि आपको एग्जाम में रीजन लिखने पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखना कि नंबर ऑफ जीरो पूछा तो लिख दिया सीधा 1 2, वहां पर भी रीजन लिखना पड़ता है। यहाँ पर रीजन भी लिख के देना, नंबर ऑफ जीरो कितने लिख रहे हैं इस ग्राफ में। ये एक्स एक्सिस है और ये पी एक्स, ओनली वन कट, वन। हाँ नंबर ऑफ जीरो वन है, क्यों है वन? आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो लिखिए, एक्स एक्सिस पर ओनली वन कट। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको एग्जाम में लिखना है सिंस इट इज कटिंग एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम सो नंबर ऑफ जीरोस इज वन। ओके, नंबर ऑफ जीरो इज वन। ओके, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो आएगा वन, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो क्योंकि एक ही है यहाँ पर। चलिए अगला बताइए,
अगला ग्राफ बना रहा हूं। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने होंगे, कितने होंगे, 3। एक बार और देख लीजिए, 3 है कि 4 है कि 2 है, एक बार और देख लीजिए, 3 ही है। चलिए सही बात है बिल्कुल, यहां पर 3 बार कट कर रहा है। ओके, तो सिंस ग्राफ इज कटिंग एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, सो नंबर ऑफ जीरोस आर 3। तो यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ जीरोस आर 3। क्लियर हुआ? चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इन पे बताइए मुझे नंबर ऑफ जीरो, इस पर बताइए पहले नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे, बस ये करना है 2.1 में आपको। नंबर ऑफ जीरोस 1,0 1, अच्छा दूसरे का आंसर दिया शायद 0 आपने। अच्छा 1 क्यों है इसका, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक ही बार कट किया है। और इसका इसका आंसर क्या है, इस पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इस पर नंबर ऑफ जीरोस 0 है। क्या बात है, इस पर 0 क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है। भाई कैसे, जब भी आपको बताया था ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर होगा 1, क्योंकि ये एक ही बार कट कर रहा है यहां पर, और यहां पर होगा 0 क्योंकि यहां पर कट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जांपल और लेते हैं अभी। इस पर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आयुष राज देखते बता दिया 3। और भाई और लोग भी दीजिए आंसर यार, और लोगों को समझ में नहीं आया क्या। देखिए दो बातें हैं, या तो समझ में आया है या तो नहीं आया है। क्वेश्चन पूछा है तो या तो आप आंसर दोगे या तो नहीं दोगे। तो भाई जिनको नहीं आ रहा है वो लिख दीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, भाई मैं तो पढ़ाई जा रहा हूँ ना आपको। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लिख दीजिए क्लियर कि नहीं आ रहा है समझ में, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से बनाऊंगा ग्राफ पूरा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन बच्चों को बोलना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके अगर उसको बीमारी नहीं बताओगे तो वो इलाज कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर होगा 3। क्यों होगा 3, एक बार यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ पर भी होगा, एक बार यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पर भी होगा, और एक बार यहाँ पर टच कर रहा है तो यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर हमारी 2.1 खत्म होती है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे 2.2 के लिए। 2.2 में आपका क्या है, देखिए 2.2 में हमें रिलेशन देखना है। किन किन का रिलेशन देखना है 2.2 में, 2.2 में हमें रिलेशन देखना है जीरोस में और कोफिशिएंट्स में। जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, रिलेशन बोले तो जैसे कि आपका मम्मी पापा का क्या रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। अच्छा आपका आपकी बहन के साथ क्या रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। ठीक है, आपका आपका भाई के साथ क्या रिश्ता है, बहन का रिश्ता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है और पॉलिनोमियल्स की जो जीरोस है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में स्टडी हम कल करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम बचा है, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे, और क्वाड्रेटिक पढ़े थे, और क्यूबिक पढ़े थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, x प्लस बी, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या था, x प्लस बी। क्वाड्रेटिक क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक क्या था, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ए वहां पे भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये भी लीनियर नहीं रहेगा। चलिए तो
अब देखना, यहां पर मुझे बताइए कि कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पर, मुझे बताइए कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पर, और वेरिएबल, और हाँ कोफिशिएंट क्या क्या है बताइए। मैंने ऊपर जो लिखा है एक्स प्लस बी, पहले क्लियर होइए, हम जिसमें रिलेशन देख रहे हैं, हम रिलेशन किस किस में देख रहे हैं, यहाँ पर जीरोस में देखेंगे, जीरो और कोफिशिएंट में देखेंगे। तो पहले तो मुझे ये क्लियर कीजिए कोफिशिएंट क्या है इसमें, सिर्फ ए ही है या और कोई भी है? कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट्स पूछा मैंने, सारे कोफिशिएंट्स बताइए मुझे। सारे कोफिशिएंट्स जल्दी से टाइप कीजिए। सर बी इज अ कांस्टेंट, हां यस इट इज अ कांस्टेंट, ए इज आल्सो अ कांस्टेंट, एक्स इज वेरिएबल। मैंने पूछा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको क्लियर किया था यार अच्छे से। अरे भैया पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में यही तो पढ़ा था कि पॉलिनोमियल में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, उन्हीं कांस्टेंट को हम यहाँ पर कोफिशिएंट बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पर, टाइप किए जल्दी, आपको पता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, आपको सब कुछ पता है, बस झिझकिए मत, गलत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत तो बताओगे यार, मैं हूं तो फिर सही करने के लिए आपको, जो भी आता है बताइए। ए एंड बी बिल्कुल सही जवाब, ए एंड बी, आपको पता है यार, आप फालतू डर रहे हो। ए एंड बी यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट्स है, तो यहाँ पर ए एंड बी आर क्या है, कोफिशिएंट्स। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या क्या है, ए बी एंड सी, बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर कोफिशिएंट्स है ए बी एंड सी। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या क्या है, ए बी सी डी, क्या बात है, बिल्कुल सब कुछ तो आता है यार आपको, काफी घबरा रहे थे आप। ए बी सी डी, ये यहाँ पर कोफिशिएंट्स है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस में और इन कोफिशिएंट्स में रिलेशन देखने वाले। कैसे, देखिए, आपने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना आपको पता है। सपोज मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया, px इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, मुझे बताइए इसका जीरो क्या होगा, मुझे बताइए इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, बताइए जल्दी से। -1, फातिमा बता रही है -1, अच्छा, और कोई, और कोई है बताने वाला? -1 के अलावा और कुछ आ रहा है क्या? बताइए जल्दी, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, सिर्फ 4 मिनट और बाकी हैं। बताइए सर, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल सो ओनली -1, यस बिल्कुल -1 आएगा। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आया हमारा x इज इक्वल टू -2/2, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब हम इसको देखिए कैसे देखेंगे। सपोज देखिए, मैंने आपको, अगर मैंने आपको इस तरह से दिया, अब ये तो मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट को 2 और 2 ले लिया था, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं इसको, px इज इक्वल टू वही जो ऊपर लिखा हुआ है ax प्लस b, अगर मैं आपसे पूछूं इसका जीरो बताइए, मुझे इसका जीरो क्या लिखोगे आप, जनरल फॉर्म में जीरो बताइए इसका, इसका जीरो बताइए। वही करना जो पहले किया था, बस यहाँ पर नंबर नहीं देकर मैंने कोफिशिएंट दे दिए, -b/a, क्या बात है, -b/a कैसे आएगा, x प्लस b को मैं क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा -b एंड x हो जाएगा मेरा -b/a, ठीक है। तो देखिए यहां से ये x क्या है मेरा, जीरो है, क्यों, क्योंकि मैंने इक्वल टू जीरो करके इसको निकाला है, और ये दोनों क्या है, मैंने b और a कोफिशिएंट्स अभी आपने बताया था, तो ये हमारा रिलेशन हो गया x जीरोस में और कोफिशिएंट में। तो मतलब जब भी हमको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा तो हम सीधा क्या लिखेंगे, अगर हमसे पूछा लीनियर पॉलिनोमियल देकर कि इसका जीरो निकालिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स, ये होता है हमारा रिलेशन, इसको लिख सकते हैं हम x0। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन है। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि अगर हमें कोई भी यहाँ पर जीरो दिया हुआ है तो हम सीधा वहां पर उसको इक्वल टू जीरो किए बिना ही सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। या तो ऐसे याद कर लीजिए इसको x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको पी क्यू आर में दे दें तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यार पी एक्स प्लस क्यू क्या क्या है, हमने एक्स प्लस बी में पढ़ाया था। तो आप इस तरह से याद रखिए इसको, कैसे, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर सपोज ये वाला क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस थ्री, इसका जीरो बताइए मुझे, इसका जीरो क्या होगा। अब इक्वल टू जीरो करके नहीं बताना है, ये फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू जीरो कर नहीं करना है, इसको देख के बताइए। माइनस थ्री अपॉन रूट टू, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब भाई, ये तो लगाया हमने, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है थ्री, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है रूट टू। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए अगला बताइए ऐसे ही। इसको बताइए, और डायरेक्ट नहीं बताइए इक्वल टू जीरो करके, इस फॉर्मूले में लगाना है, ये सिखाना है मेरे को आपको, क्योंकि यहां पर गलतियां होती है इसलिए। इसका क्या होगा, फॉर्मूले में लगाकर देखिए, इक्वल टू जीरो करके तो बता दोगे, उसमें तो हम माहिर हो, मुझे पता है, लेकिन इस फॉर्मूले में लगाकर देखिए तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जीरोस में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन कैसे देखते हैं, क्या होता है ये बताइए। 5x सॉरी 3x माइनस 5, 2 मिनट और बचे हमारे पास। 5/3, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मैं बताता हूँ क्या था फॉर्मूला, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब देखिएगा यहाँ गलतियां होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये माइनस इस फॉर्मूले में है, इस माइनस से और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ना, देखना कैसे लिखना है, जब भी इस तरह से आए माइनस तो पहले लगा दो माइनस, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -5, ना कि 5। बच्चे यहाँ गलती करते थे, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म है मेरी -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3। जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया नहीं आया बताइए, यस और नो, समझ में आया आपको, यस और नो। उसके बाद अब हम कल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे रिलेशन कोफिशिएंट्स में और जीरोस में। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज 2.2 उसी पर बेस्ड है, तो पूरी एनर्जी के साथ आइएगा। ठीक है, उसमें हम अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वहां पर जीरोस कैसे वेरीफाई करते हैं सब कुछ है, वो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपकी 2.1 भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब उसको आपको क्या करना है, एक बार पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे अगली क्लास में क्वाड्रेटिक के लिए रिलेशन देखेंगे, किसमें, जीरोस में और कोफिशिएंट्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कम ऑन टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई थिंक सब आ गए हैं, ब्रेक टाइम इज ओवर नाउ, जल्दी जल्दी आ जाइए सब। यस, सो कैन वी स्टार्ट कर दें। आगे सब लोग स्टार्ट कर दें अब। से यस और नो।
ओके, आई थिंक सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, ओके, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज द न्यूट्रिशन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा टॉपिक। कुछ डाउट है लास्ट क्लास से रिलेटेड? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दैट हाउ द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, व्हाई द प्लांट्स आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स, ओके, व्हाई दे आर नोन एज converters, as they can convert the light energy of the sun into the chemical energy which is present in the stored form. Okay, after that we have discussed about the types of reactions which takes place in photosynthesis, dark reaction and the light reaction. Along with that we have discussed about the site of photosynthesis, means light reaction will take place, as we have discussed, light reaction will take place in grana of plastid, and the dark reaction of photosynthesis takes place in stroma of plastid. Okay, both reaction takes place in plastid only, but the site is quite different. Okay, light reaction नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि जैसा कि सनलाइट की प्रेजेंट होनी जरूरी है, मींस ये वो प्लांट्स हैं या ये वो रिएक्शन है जिसमें सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। एज इन लाइट रिएक्शन प्लांट्स जो है वो उसका यूज करके उसे पहली बार तो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और आफ्टर दैट वो क्या बनाते हैं, एटीपी और एनएडीपी। ओके, एनएडीपी इज आल्सो द एनर्जी करेंसी दैट इज रिलेटेड विद द एटीपी आल्सो। डार्क रिएक्शन में सनलाइट को कोई यूज नहीं करेगा, मींस सनलाइट का कोई यूज नहीं है। एक्चुअली दैट इज द सेकंड स्टेप व्हिच टेक्स प्लेस आफ्टर द लाइट रिएक्शन। उसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपी बना है उसका यूज करके प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ओके, कौन से प्रोडक्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 3 कार्बन कंटेनिंग और 4 कार्बन कंटेनिंग हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। ओके, मींस वो रिएक्शन या वो प्लांट्स जो कि सिर्फ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम C3 साइकिल में इंक्लूड करते हैं। एंड द रिएक्शन इन व्हिच द प्रोड्यूसर means the plant will make 4 carbon containing compound, that is C4 cycle. Okay, किसी को याद है 3 carbon containing compound? Can you tell me the name of 3 carbon containing compound? कल मैंने बताया था दोनों, the product which is having 3 carbon or the 4 carbon. Yes, anyone? Give me the answer. Okay, so the 3 carbon containing compound was phosphoglyceric acid, that is PGA. याद होगा आपको, phosphoglyceric acid. And the 4 carbon containing compound is oxaloacetic acid, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। Now after this, as we know that the photosynthesis is a process by which the plants can get the food, means how the plants can get food by the photosynthesis only, as in the presence of sunlight. अब यहाँ पे plants की बात तो हमने कर ली, but what about us? हमारा क्या? ठीक है, हमें food कैसे मिलेगा? हमें in the sense human beings, animals means other animals and microorganisms also. So we are heterotrophs. As in the earlier classes we have discussed about the types of nutrition. तो हमने पढ़ा था autotrophs and the another type of nutrition was heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Okay, heterotrophic means वो सभी एनिमल्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे। ओके, लाइक हर्बीवोर, वो डायरेक्टली जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको खा जाते हैं और अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है, बट कार्निवोर्स जो है वो प्लांट्स को नहीं खा सकते, सो दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं फूड, किसको, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसर्स, नाम ही हमने उनको दिया है प्रोड्यूसर की, वो सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और बाकी जो लिविंग बीइंग्स है लाइक ह्यूमन बीइंग्स, लाइक एनिमल्स, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या कहलाते हैं? Consumers, as we are consuming the food from the plants. Okay, so we are consumers as per our requirement, as per our eating habits. हमने हेट्रोट्रॉपिक जो मोड है न्यूट्रिशन का उसे भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मींस अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक नरिशमेंट की, तो एनिमल्स भी हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो हम तीनों ही अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट क्या हम सभी एक ही तरीके से फूड इनटेक करते हैं, या फिर हम इतना लंबा क्राइटेरिया रखते ही नहीं। हम सिंपल सी बात करते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, ओके, एंड द कैट एंड द रैट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दैट दे आर टेकिंग देयर फूड इन सच अ मैनर, ओके, फूड सबको प्लांट से मिल रहा है, बट हम सभी अलग अलग तरीके से अपना फूड ले रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो द नंबर 1 इज parasitic. Okay, what is the meaning of parasites? What is the meaning of parasite? Any example of parasite? No one? Yes, give me the answer. Okay, parasite means which depends on other. अब मैम हेट्रोट्रॉप तो वैसे भी अदर्स पे डिपेंड होते हैं, ओके, बट the mode of intaking nourishment, okay, the mode of intaking nutrient, that is quite different. Parasitic are the organism which depends on other living organism, okay, means in that condition अगर हम बात कर रहे हैं पैरासाइट की, ठीक है, तो जिस एनिमल पे वो डिपेंड करेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं होस्ट। और ये होस्ट कैसे होने चाहिए? लिविंग, okay, means the animals, when the animals are depending on the other organisms, means the host, okay, they are taking their nourishment from the living organism, means living host. अब यहाँ पे बात हुई पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट जो पैरासाइट है, ओके, लाइक मॉस्किटो है, लाइस है, ठीक है, खटमल है, या फिर हमने देखा कि काफी प्लांट्स के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन और येलो कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, जिसे हम कस्क्यूटा बोलते हैं, अमरबेल। उनकी रूट नहीं होती और ना ही उनमें ग्रीन कलर होता है। देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों पर येलो कलर के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कस्क्यूटा, यानी कि अमरबेल। उनमें ना रूट होता है ना लीफ होता है, बट स्टिल दे आर अलाइव, वो जिंदा होते हैं। कैसे? जिस प्लांट के ऊपर वो रहते हैं उनसे वो अपना नरिशमेंट लेते हैं। उनके पास स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सकर्स कहते हैं, ओके, जिसकी वजह से वो होस्ट बॉडी यानी होस्ट प्लांट से नरिशमेंट जो है सिंपल फॉर्म में सक करते हैं, ठीक है। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मींस when the organisms are taking their nourishment or their food from the living host in the form of simple substance, यानी ये जो वो फूड लेते हैं वो प्री डाइजेस्टेड होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है, मींस इसको डाइजेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफिटिक, सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, डिकेइंग मैटर, ओके। कई बार देखा है ना कि एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद स्पेसिफिक स्मेल आती है, मींस उनकी बॉडी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो रॉटन स्ट्रक्चर है एनिमल का, या फिर हम ये कह रहे हैं जो डिकेइंग मैटर है, ठीक है, वो कैसे बनता जा रहा है? आपके एनवायरमेंट में आपके चारों तरफ छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनका बेसिकली, ओके, लाइक अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की और फंगस की,
तो इनका बेसिकली फंक्शन होता है कि जो कॉम्प्लेक्स डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दे सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है, दो चीजें होती है, पहला ये कि बैक्टीरिया और फंजाई को उनका नरिशमेंट मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज, एनवायरमेंट क्लीन होता है, मींस अगर डेड बॉडीज डिके नहीं होगी तो क्या होगा, वो कलेक्ट होती जाएगी, ठीक है, एंड दैट विल क्रिएट ए हम कह सकते हैं डंप स्पेस बन जाएगा जहाँ पे बहुत गंदगी है, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन ये बैक्टीरिया और फंगस क्या कर रहे हैं, आपके एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट को क्लीन करने के साथ साथ जो डेड बॉडीज हैं उनको, उनमें जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंस में, और ये सिंपल सब्सटेंस जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं और फिर से यूज किए जाते हैं अदर प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू। मींस इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स हैं या सैप्रोफाइट्स हैं ये रिसाइकिल कर रहे हैं मिनरल्स को लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th में आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कुछ याद है? उसका लास्ट स्टेप था डीनाइट्रिफिकेशन। हमारे एनवायरमेंट में इतने अमाउंट में अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन का, बट फिर भी हम उसे डायरेक्टली एनवायरमेंट से नहीं ले सकते, इवन प्लांट्स भी नहीं ले सकते। सिर्फ कुछ ही प्लांट्स हैं वो उस नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया, जैसे आपने पढ़ा होगा लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, ओके, लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया जो उसके जड़ों में यानी कि रूट पे होता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियाज एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, उसे कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे फॉर्म में जो स्टेबल हो, और वो स्टेबल फॉर्म कौन अब्सॉर्ब करता है, प्लांट, ठीक है। प्लांट उस स्टेबल फॉर्म का यूज करते हैं प्रोटीन बनाने में, और वो प्रोटीन जो है फूड चेन के थ्रू हम तक पहुंचता है या अदर एनिमल्स तक पहुंचता है, ओके। सो इन दैट कंडीशन वहां पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एनवायरमेंट में था, एयर में था, मींस नॉन लिविंग वर्ल्ड में था, उसके बाद वो कहां एंटर हुआ, बैक्टीरिया के पास, मींस लिविंग वर्ल्ड में। नाउ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन वही नाइट्रोजन कहां तक जा रहा है, फूड चेन के एंड तक, और जैसे ही एनिमल की डेथ हुई उसकी बॉडी में जो प्रोटीन था वो डिग्रेड होने लगा, ओके, डिके होने लगा, ब्रेक होने लगा, और क्या बना, वापस से फ्री नाइट्रोजन वापस एनवायरमेंट में रिलीज हो गया। अब अदर प्लांट्स उसको यूज करेंगे, यानी ये पूरा मेथड जो है डिकम्पोजिशन का वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं, सैप्रोफाइट्स। और बेसिकली सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओके। दे आल्सो नोन एज decomposers। डीकम्पोजर, कंपोज करने का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कोई नया सॉन्ग बनता है, कंपोज करते हैं तो क्या होता है, एक एक लाइन मिला के एक नया पूरा सॉन्ग बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सिंपल सब्सटेंस है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे और अदर प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उन्हें यूज कर लेंगे, ठीक है, ताकि एनवायरमेंट में इन मिनरल्स का बैलेंस बना रहे। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ हम एनवायरमेंट से चीजों को लेते जाएंगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनवायरमेंट में उन चीजों की कमी हो जाएगी, बैलेंस कंडीशन नहीं रहेगी, ओके। सो एनवायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया और फंजाई जो है बीमारी फैलाने के साथ साथ क्लीनिंग का भी काम करते हैं। कौन सी क्लीनिंग, एनवायरमेंटल क्लीनिंग। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ डाउट है पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में? यस, ओके। नाउ इन दैट केस पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि पैरासिटिक में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैस्क्यूटा या अमरबेल, दैट आर डिपेंडिंग ऑन द लिविंग होस्ट, प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे ना, तो प्लांट कैसा था, लिविंग था। सेकेंड टाइप में अगर बात करें तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ओके, मींस डिकम्पोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नॉन लिविंग, मींस डेड एंड डिकेइंग
मैटर पे। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ द थर्ड टाइप, सिम्बायोटिक। सिम का मतलब होता है साथ, टुगेदर। बायोटिक मीन्स लिविंग, साथ में रहना। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? शेयरिंग। कैसे? सिम्बायोटिक का मतलब ये है दैट कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तो एक से ज्यादा है, ठीक है, मीन्स दो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में होंगे और एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ओके, एज पर द न्यूट्रिशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, हमारे पास जो खाना है वो रॉ मटेरियल में है, हमें कुक करना नहीं आता, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है, उसको भी भूख लगी है बट उसको कुक करना आता है बट रॉ मटेरियल नहीं है। इन दैट कंडीशन क्या होगा कि एक जो स्टूडेंट है या एक जो फ्रेंड है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, सेकंड जो है उसको बनाएगा और दोनों मिलके खाएंगे, यानी क्या हुआ? शेयरिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे भी सिम्बायोटिक में भी दो ऑर्गेनिज्म जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। Lichene is a symbiotic relationship of fungi and algae. अब algae तो हमें पता है that is a plant which is having the green color pigment that is chlorophyll. अब chlorophyll है तो food भी बनाएंगे इसे, photosynthesis होगा इसे, लेकिन फंगस तो ग्रीन कलर का नहीं होता, हमने कभी ग्रीन कलर का फंगस नहीं देखा, ठीक है। मींस फंगस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। So how they are living together? Lichen जो है that is a symbiotic association of fungi and algae. Okay, but यहाँ पे किसको क्या फायदा हो रहा है? ये दोनों साथ में क्यों है? इसमें से रॉ मटेरियल कौन देगा? तो यहाँ ध्यान दो, एल्गी जो है that is having the chlorophyll, उसके पास क्लोरोफिल है तो वो इजिली फोटोसिंथेसिस कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, बट फंजाई जो है ये तो नहीं कर सकता। Now what fungi is doing? They are providing protection, okay, and they are also providing the raw material to the algae. तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों को ही फायदा हो रहा है। सेकंड केस जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। Leguminous plant and Rhizobium bacteria. Leguminous plant means the pea plant, मटर का जो पौधा होता है उसके रूट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन मींस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, and this nitrate will be absorbed by the leguminous plant. इसका यूज कौन करते हैं? leguminous plant. किस चीज के लिए? For making their protein. Okay, now अब ये तो काम हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया का। तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या कर रहा है? पहली चीज वो प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर, एंड फूड प्रोड्यूस होने के बाद या प्रोटीन प्रोड्यूस होने के बाद वो नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। It is also providing nourishment to the bacteria. Is that clear? Any doubt regarding this topic? Yes, we have already discussed about parasitic, symbiotic and saprophytic. इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है? Say yes or no. Yes, any doubt? No? Okay, कोई डाउट नहीं है आज किसी को?
Now the next, that is holozoite. Holozoite means the nutrition in which organism takes complex and solid food. कॉम्प्लेक्स एंड सॉलिड फूड. अभी तक हमने जो तीनों टाइप के न्यूट्रिशन देखे, मींस पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफिटिक. तीनों ही टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है दे आर टेकिंग फूड इन द सिंपल फॉर्म. ओके, बिल्कुल सिंपल प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में डायरेक्टली वो आउटर एनवायरनमेंट से फूड रिसीव कर रहे थे. पैरासाइट्स जो है, लाइक कस्क्यूटा का जो मैंने एग्जांपल दिया, जो कस्क्यूटा है, अमरबेल है, वो भी फूड कहां से ले रहे हैं? एनवायरनमेंट से, यानी प्लांट से ले रहे हैं, अदर ट्री से ले रहे हैं, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में. सेकंड कौन आया? ठीक है, दैट इज सैप्रोफिटिक, मींस जो बैक्टीरिया है दे आर आल्सो रिसीविंग द फूड इन द प्री डाइजेस्टेड फॉर्म. आफ्टर दैट द सिम्बायोटिक, मींस राइजोबियम बैक्टीरिया इज आल्सो टेकिंग द फूड इन द सिंपल फॉर्म. लेकिन यहाँ पे इन तीनों चीजों में सेम चीज एक ये थी कि यहाँ पे जो फूड उनको मिल रहा है वो प्री डाइजेस्टेड है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, बट यहाँ पे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में वो सभी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स एंड सॉलिड फूड लेते हैं. ठीक है, मींस हम लोग, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आज हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, या आज हमने स्टार्च खाया है, या आज हमने विटामिन खाया है, या प्रोटीन खाया है. हम हमेशा ये बोलेंगे कि आज मैंने ये स्पेसिफिक डिश खाई है, उस डिश में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते. ठीक है, वी आर टेकिंग फूड इन द कॉम्प्लेक्स एंड सॉलिड कंडीशन व्हिच हैव टू बी डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं और बॉडी जो है वो एनर्जी तभी प्रोड्यूस करेगी जब उस तक ग्लूकोज पहुंचेगा. ओके, लेकिन हम तो कार्बोहाइड्रेट मींस पॉलीसैकेराइड यूज कर रहे हैं, लाइक स्टार्च यूज कर रहे हैं, और स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है, हमें चाहिए सिंपल शुगर, दैट इज ग्लूकोज. तो उसको कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ह्यूमन बींग्स के साथ अदर एनिमल्स भी हैं इंक्लूडेड. So the holozoic nutrition means when the organism are taking complex and solid food which have to be digested inside the body. These type of organisms are having a well developed alimentary canal or the well developed digestive system which is made up of specific organs. As per their nutritional requirement, as per their eating habits, holozoic animals are also divided into following parts or the types. Herbivore, carnivore and omnivore. Herbivore, carnivore and omnivore. What is the meaning of herbivore? क्या होते हैं herbivore? क्या होते हैं? शाकाहारी हम जिन्हें कहते हैं. Yes. Herbivores. Any doubt regarding this topic? अगर अभी तक की किसी टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है सारे टॉपिक. Okay, so herbivore are the animals which are basically dependent directly on the plants. Okay, वो सिर्फ plants ही खा सकते हैं, जैसे cow, buffalo, okay, goat. So they are directly depend on the plants only. वो plants के ऊपर ही dependent है, plants से directly nourishment ले लेते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं carnivores. Carnivores वो होते हैं जो other animal पे depend होते हैं, यानी कि like lion, वो अदर हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं. इनडायरेक्टली दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स. मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको कि सभी जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग वर्ल्ड है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, शेर की अगर हम बात करें, टाइगर की अगर हम बात करें, वो घास नहीं खाता, लेकिन वो उन एनिमल्स को जरूर खाता है जो घास खाता. ठीक है, मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है.
नाउ द कार्निवोर्स के लिए मैंने आपको बताया कि जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, इसको हम हिंदी में मांसाहारी भी बोलते हैं, ठीक है। ओमनिवोर जिसे हम हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं, मींस वो प्लांट्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं और वो अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग। हम वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, कैट, डॉग, ओके। सो वी डिपेंड्स ऑन बोथ, ओके, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हमने 3 टाइप डिस्कस किए, होलोजोइक न्यूट्रिशन के या होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स के। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक तो जितना भी हमने तीनों टाइप्स में पढ़ा, लाइक सैप्रोफिटिक, इन पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, सबको सिंपल फॉर्म में फूड अवेलेबल हो गया। लेकिन होलोजोइक में यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मींस यहाँ पे आपकी बॉडी को वर्क करना पड़ेगा। अगर उसे एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ेगा उस कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फूड को। हमारे पास एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वो सिंपल फॉर्म बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इंजेशन। इंजेशन मींस इनटेकिंग ऑफ फूड। बॉडी में जब तक फूड नहीं जाएगा, एंटर नहीं होगा, वो डाइजेस्ट कैसे होगा? ओके, सो इंजेशन मे बी क्वाइट डिफरेंट इन मल्टीसेलुलर एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। We will discuss about the ingestion means the holozoic nutrition in amoeba and animals means like human also. Okay, so ingestion is intaking of food from the outer environment so that it get digested inside the body. That is the process of intaking food only. Second is digestion. मींस बॉडी के अंदर जाने के बाद अब जो मेन फंक्शन होगा वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली फंक्शन है दैट जो कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फूड आपने खाया है उसे वो अच्छी तरीके से ग्राइंड, अच्छी तरीके से मिक्स करके डाइजेस्ट कर दे। सो ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ योर बैलेंस डाइट, जो भी आपने फूड लिया है उसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स है, वो फ्री जो कंटेनिंग कंपाउंड है वो फ्री कंडीशंस में आने के बाद बॉडी के थ्रू एब्सॉर्ब कर लिया जाए। जैसे आपने स्टार्च या हम ये कह सकते हैं हमने चपाती खाया, बट चपाती में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकती। सो बाय द एंजाइमेटिक एक्शन or by the action of your digestive system, that complex sugar or carbohydrate will convert into the simple sugar, that is glucose, जो आपकी बॉडी एब्सॉर्ब करेगी और उसका यूज होगा किसमें? एनर्जी प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, जो हमने डाइजेस्ट किया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था हमारे पास फूड का, वो तो अब डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसे बॉडी जो है वो एब्सॉर्ब करेगी, ठीक है। एब्सॉर्ब करने के बाद उस एब्सॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन, दैट इज एसिमिलेशन। सिर्फ एब्सॉर्ब करना ही काफी नहीं है, उस एब्सॉर्ब फूड का यूज भी तो करना है एनर्जी प्रोडक्शन में। सो दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन, मींस आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो भी फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, उन सब के लिए एनर्जी तो चाहिए। ओके, तो वो एनर्जी कैसे आएगी? एसिमिलेशन, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट digested food for producing energy. And the last one is
इजेशन। इजेशन मीन्स नाम से मालूम चल रहा है बाहर जाना। ओके, जो फूड हमने खाया है मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग द कॉम्प्लेक्स एंड सॉलिड फूड, उसका हर एक पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। सो वो हमारी बॉडी के लिए किसी भी काम का ही नहीं है। हमारी बॉडी जो है दैट इज वेरी स्पेसिफिक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, कि हमारी जो बॉडी है उसका ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी बॉडी के लिए वेस्ट है या बॉडी के काम का नहीं है, बॉडी उसे अपने पास नहीं रख सकती, वो उसे बाहर रिमूव कर देगी। ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ पे है एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट द कंपोनेंट और of food which is not digested or partially digested have to be moved out throughout the body. Okay, have to be moved out throughout the body by the process of ejection. So this is the complete step which have to be followed by any unicellular organism or any multicellular organism, those who are showing the holozoic nutrition. Is that clear? अगर holozoic nutrition show कर रहे हैं तो ये step follow होंगे ही होंगे। ठीक है, हाँ, इंजेक्शन का तरीका अलग हो सकता है, डाइजेशन का तरीका अलग हो सकता है, एब्जॉर्प्शन का तरीका भी अलग हो सकता है, बट स्टेप्स इसी फॉर्म में और इसी सीक्वेंस में ही फॉलो होंगे। ओके, if we compare amoeba means unicellular organism with human beings, दोनों ही holozoic nutrition शो करते हैं, बट दोनों की बॉडी के अंदर डाइजेशन का तरीका अलग है, एब्जॉर्प्शन का तरीका अलग है और इजेशन का तरीका भी अलग है। Is there any doubt in steps of holozoic nutrition? Yes, any doubt? Say yes or no. Not having any doubt? Very good. Yes, site of absorption. Good. Site of absorption basically depends, if we are talking about human beings, in our body, small intestine, okay, small intestine is also divided into 3 parts, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में absorption होता है डाइजेस्टेड फूड का, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में absorption होता है विटामिन एंड वाटर का। Yes, anyone else or कोई doubt? Yes. No doubt? Okay. So let's discuss further. Holozoic nutrition in unicellular organism like amoeba. Holozoic nutrition in amoeba. Amoeba is an animal cell, which is having only single cell, और animal cell है means इसके पास कोई chloroplast, कोई chlorophyll नहीं है. That's why it is dependent directly or indirectly on autotrophs. यहाँ पे मैम लेकिन digestive system तो है ही नहीं अमीबा के पास. अमीबा के पास सिर्फ एक सिंगल सेल है, उसमें भी एक न्यूक्लियस है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी ढंग से आ नहीं पाएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होगा? मैंने आपको पहले ही कहा था कि चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, बट अगर वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं तो उनमें इंजेक्शन डाइजेशन का तरीका अलग हो सकता है, बट स्टेप्स सेम फॉलो होंगे. ओके, व्हिच वी कैन डिस्कस थ्रू दिस डायग्राम. इस डायग्राम के थ्रू आप एक बार देख लीजिए कि कैसे अमीबा सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करने के बाद अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज the food particle, okay, in that case, and this is your amoeba. I think all of you know about amoeba that it is not having any specific shape. कोई shape नहीं होता amoeba, ठीक है, as सिर्फ cell membrane होती है और finger like structures बनते रहते हैं बार बार, which is pseudopodia for the movement, and movement के साथ साथ pseudopodia का काम होता है engulf करना food को.
कैसे वो हम यहाँ देखते हैं। अब इस कंडीशन में दैट अमीबा विल फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स टू engulf the food particle like this. ओके और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ एंटर करेगा, सेल के अंदर like this. ये आ गया फूड पार्टिकल, ठीक है। अब मैम यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। क्लास 9th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था लाइसोसोम, अगर याद हो तो, डाइजेस्टिव बैग्स, सुसाइडल बैग्स which occur inside the cell. अब यहाँ पे क्योंकि ये एक नॉर्मल एनिमल सेल है तो यहाँ लाइसोसोम भी होगा ही सही, और लाइसोसोम है तो उसके एंजाइम भी होंगे, और उसके एंजाइम को हम क्या बोलते थे, डाइजेस्टिव एंजाइम, मींस डाइजेशन के काम आएंगे। अब बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इस फूड पार्टिकल के ऊपर डायरेक्टली लाइसोसोम ने अपने एंजाइम रिलीज किए तो फूड के साथ साथ पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाएगी, मतलब अमीबा को खाना तो नहीं मिलेगा, अब बेचारा जान से भी हाथ धो बैठेगा। तो इस कंडीशन में सबसे जरूरी जो चीज होती है दैट इज वैक्यूल। हाँ, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, बट इन सम एनिमल सेल वैक्यूल इज प्रेजेंट व्हिच इज ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज, या फिर वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, जैसे हम यहाँ अमीबा की बात कर रहे हैं। इनसाइड द सेल a food vacuole will be formed like this around the food particle. Okay, now what will happen is food particle के चारों तरफ एक वैक्यूल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो लाइसोसोम प्रेजेंट है सेल के अंदर वो क्या करेंगे, they will release their digestive enzyme जिसे हम बोलते हैं lysozymes. Lysozymes, they will react with the food particle and convert it into smaller pieces or small particles. ये वैक्यूल है एंड द फूड जो था आपका कॉम्प्लेक्स वो सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में था, अब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है और सिंपल फॉर्म में, लेकिन जो नहीं हो पाता उसे बॉडी को बाहर भेजना होता है। अब यहाँ देखो, जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया तो सिंपल सब्सटेंस या सिंपल फॉर्म जो है फूड का वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा और सेल उसे यूज करेगी फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली दैट फूड का हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं, हमें खाना चाहिए इसलिए कि हमें एनर्जी मिल जाए, ठीक है। अब इस कंडीशन में जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, ओके, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप, इस फूड वैक्यूल में जो फूड अवेलेबल है वो है अनडाइजेस्टेड। ये फूड वैक्यूल में जो भी फूड है वो अनडाइजेस्टेड है, यानी उसका कोई काम ही नहीं, तो सेल उसे नहीं रखेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, दैट वैक्यूल comes near the cell membrane like this, okay, and small pore will be formed here, और इस एक छोटे से पोर से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर गया, जो वैक्यूल है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, अब उसका कोई काम नहीं है, ओके। अब होलोजाइट न्यूट्रिशन के कौन से स्टेप यहाँ फॉलो हुए वो हम यहाँ देख लेते हैं। दैट इज इजेशन, डाइजेशन, ऑब्वियसली एज लाइसोसोम ने रिलीज किया था लाइसोजाइम यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, डिफ्यूज हो गया, जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो डिफ्यूज हो गया साइटोप्लाज्म में और सेल उसे यूज कर लेगा किसमें, अपने एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, फॉर द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। आफ्टर दैट, अब यहाँ पे जो वैक्यूल था उसमें सब वेस्ट प्रोडक्ट थे, किसी काम के नहीं थे सेल के लिए, तो उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, दैट वैक्यूल विल कनेक्टेड विद द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा
यहाँ पे एक छोटा सा पोर ओरिजिनेट होगा और इस पोर के थ्रू सारा वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज कर दिया जाएगा. ओके, मींस द इजेक्शन, रिमूव कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों प्रोसेस है दैट इज इजेक्शन. Okay, so in such a way amoeba also shows holozoic nutrition. लेकिन सिर्फ ये holozoic nutrition human being से थोड़ा सा अलग है, लेकिन steps सेम ही होंगे. Any doubt regarding holozoic nutrition in amoeba? Okay. अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल थी जहां पे नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस या लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट थे. ओके, मींस सिर्फ लाइसोसोम की हेल्प से या सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस मेथड के थ्रू एसिमिलेशन भी इजीली हो रहा था और एब्जॉर्प्शन भी इजीली हो रहा था. ठीक है, बट बात कर रहे हैं हम एनिमल्स की, लाइक ह्यूमन बीइंग्स की. तो क्या ह्यूमन बीइंग्स में सेम तरीके से डाइजेशन हो सकता है? यस और नो? दोनों डायग्राम्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं. दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा. ओके, एंड दैट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है. इज दैट क्लियर? वी आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, वी आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सॉलिड फूड. ये जो प्रोसेस मैंने आपको 6 डायग्राम में कंप्लीट करके बताई. ठीक है, ये इतना सिंपल प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता. सिर्फ प्रोसेस मींस स्टेप सेम होते हैं, बट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा. उसके पहले, ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि दोनों ही एनिमल्स हैं, दोनों ही न्यूट्रिशन आउटर एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर रहे. स्टेप्स सेम होंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, स्टेप्स सेम होंगे बट मेथड्स अलग होंगे. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन इन अमीबा, आप अभी पूछ सकते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क. कोई डाउट है? से यस और नो. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. Okay, so holozoic nutrition in human being, as we know that they are also having a good or well developed digestive system. So let's discuss about the parts of our digestive system. Okay, so the human digestive system is consist of following parts. Number 1 is mouth. Mouth is just a slit like structure. ओके, एक सिर्फ स्लिट होता है, दैट इज द ओपनिंग बाय विच द फूड गेट एंटर इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस वन, ओके, ओनली अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज गार्डेड बाय वन पेयर ऑफ लिप्स. नो डाइजेशन विल टेक्स प्लेस, ओके, बाय द माउथ ओनली. दिस स्लिट लाइक स्ट्रक्चर और द एंटर पॉइंट will open into a cavity that is oral cavity. Oral cavity. Basically, the digestion process gets start in oral cavity. सबसे पहले जो digestion process start होता है वो होता ही oral cavity में. ठीक है, कैसे होता है? That some structures are there like teeth, tongue, and jaws. Food vacuole is present before
Okay, it is actually the pseudopodia which only form when the cell come in the contact with the food particle. Okay, जैसे ही food particle के contact में आता है, ठीक है, for example this is a food particle and this is amoeba. तो जैसे ही food particle के contact में आएगा तो ये form करेंगे finger like structures to surround it. ओके, सो pseudopodia जो होते हैं वो फॉल्स फीट होते हैं, मींस फीट की तरह स्ट्रक्चर होता है उनका या फीट की तरह ही वो वर्क करते हैं, बट फॉल्स होते हैं और बनते रहते हैं बार बार. ओके, किसी भी डायरेक्शन से फॉर्म हो सकते हैं. ओके, नाउ द टीथ, एज हमने सुना है कि जब भी हम खाना खाते हैं हम कहते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए. Why? Because as we are having the complex food, okay, as our diet, तो जो complex food है वो जब तक small pieces में convert नहीं होगा, आपके digestive enzyme जो है उस पर work नहीं करेंगे. ठीक है, घर में जब vegetables cook होती हैं तो directly पूरी vegetables तो हम ऐसे ही नहीं पकाते थे, उनको छोटे छोटे pieces में convert करते हैं, so that जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी मसाला है वो इजीली उसमें मिक्स हो जाए. कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है. डाइजेस्टिव एंजाइम फूड के हर एक पार्टिकल पे वर्क कर सके, इसलिए टीथ उसे ग्राइंड कर देते हैं स्मॉलर पीसेस में. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ टीथ. टंग का बेसिकली जो काम होता है वो दो काम होते हैं. पहला तो ये कि जो फूड ग्राइंड हुआ है या स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है उसे सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है. ओके, आपने फील किया होगा कि जब आप खाने को चबाते हो तो थोड़ी देर बाद ही वो एक कॉम्प्लेक्स और सॉलिड और जो ड्राई सब्सटेंस था जो आपने एज अ फूड लिया था वो आपके माउथ में एक मॉइस्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वो मॉइस्ट या नरम इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है. ठीक है, और उसे मिक्स कौन करता है? टंग. ओके, टंग का बेसिकली फंक्शन है टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा प्रॉपर्ली. इसके अलावा टेस्ट बड, टंग के सरफेस पे होती है टेस्ट बड. जो आपने फूड खाया है वो कड़वा है, मीठा है, फीका है, खट्टा है, जैसा भी उसका जो भी स्वाद है वो आपको कौन पता लगाता है? टेस्ट बड, जो कि टंग के ऊपर होती है. ठीक है, सो टंग के बेसिकली दो काम हुए, मिक्स द फूड विद द सलाइवा एंड आल्सो डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड. इज दैट क्लियर? जॉ इज वेरी पावरफुल बोन और पार्ट ऑफ योर बॉडी जिसपे टीथ जो है एम्बेडेड होते हैं. टीथ जो होते हैं वो जॉ से ही कनेक्टेड होते हैं और जॉ के मूवमेंट के थ्रू ही जो टीथ है, ठीक है, वो ग्राइंड कर सकते हैं फूड को. सो दिस इज योर ओरल कैविटी. आफ्टर दैट द फूड पाइप. ओके, आफ्टर दैट द esophagus और द फूड पाइप. एसोफेगस बेसिकली द फूड पाइप जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ नहीं होती है. ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे डाइजेशन सिर्फ वही प्रोसेस चलता रहेगा जो ओरल कैविटी से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट माउथ, ओरल कैविटी एंड एसोफेगस. आज टाइम ओवर होने वाला है, उससे पहले हम एसोफेगस एक बार वापस समझ लेते हैं. That is the only a passage for the moist food. Means oral cavity से जो food है वो stomach तक पहुंचेगा. ठीक है, सिर्फ esophagus कैरी करता है moist food को, कोई डाइजेशन नहीं होता यहाँ पे. ये चीज ध्यान रखना क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे नहीं होती है. ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? कोई भी डाउट है? यस, आस्क इफ यू आर हैविंग एनी डाउट. Okay, so these are the entry point of the food. So finally जो first step हुआ डाइजेशन का वो ओरल कैविटी में परफॉर्म होता है. माउथ एंड esophagus में कोई डाइजेशन नहीं होता. Always remember that mouth is just the opening and esophagus only a passer or which can carry passage or carry the food from oral cavity towards the stomach. Is that clear?
ओके, सो लेट्स कंप्लीट करते हैं हम आज की क्लास, और जो भी डाउट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया सबको। अब कल मिलते हैं फिर से। ओके।